कॉलेज की तरफ से हम आपके सामने रियल एनालिसिस का लेक्चर लेके आए। इसमें सबसे पहले हम रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल की बात करना चाहते हैं, जिसमें आपके सामने एक फिगर दी हुई है और एक ऊपर एक ग्राफ है और नीचे भी ग्राफ है। तो आगे जो डेफिनेशन आ रही है उसमें इस ग्राफ का बहुत अहम रोल है। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि ये कंटिन्यूस ग्राफ है और ये एक डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। ये अल्फ़ा लिखो, अल्फ़ा आगे डेफिनेशन में आएगा। तो अल्फ़ा वहाँ पे जब डेफिनेशन में आएगा तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की सेंस में आएगा। इस बात पर ज़रा गौर करना, बहुत अहम ख्याल है, बहुत अहम नोशन है। अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, कतई नज़र कि अल्फ़ा कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो डिसकंटिन्यूस हो। अब डिसकंटिन्यूस में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होना चाहिए, वो नीचे वाला ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूस भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। ये बड़ा अहम ख्याल है। ये कंटिन्यूस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ये डिसकंटिन्यूस होते हुए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो अल्फ़ा कंटिन्यूस होते हुए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिसकंटिन्यूस होते हुए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लाजमी हो। इन दोनों में से डिसकंटिन्यूस हो या कंटिन्यूस हो, लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ये होना अल्फ़ा के लिए लाजिम है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है उसमें इस बात का ख्याल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये समझाना मकसूद था कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होते हुए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग किस तरह फॉर्म होती है, किस तरह की तस्वीर होती है। वो ये है कि डिसकंटिन्यूटी की भी थ्योरी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की भी थ्योरी है। तो ये फर्स्ट जो है वो ए है और दूसरा जो है वो बी है। तो नेक्स्ट तरह देखते हैं। यहाँ पे ये डोमेन है और ये f(x) दो इमेज है। ये मैथमेटिकल बताया गया है कि इंक्रीजिंग क्या होता है कि फर्स्ट इमेज जो है छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। यहाँ पे अल्फ़ा का ये रोल यहाँ पे दिया गया है। ये ए बी इंटरवल है, उसके फिर पार्टीशन है, उसके पार्ट्स किए गए हैं, उसके टुकड़े किए गए हैं और उसके टुकड़े के फिर इंटरवल भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक इमेज है, ये भी इमेज है। ये xi-1 है, ये xi है, तो ये अल्फ़ा xi-1 है, ये अल्फ़ा xi है और ये b है तो ये अल्फ़ा b है और ये a है और ये अल्फ़ा b है। तो यहाँ से ज़रा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो अल्फ़ा है, और यहाँ से ज़रा गौर किया जाए अल्फ़ा b और अल्फ़ा a पे गौर करते हुए हम इस कॉन्सेप्ट पे पहुँचे हैं कि अल्फ़ा जो है वो बाउंडेड भी है और ए बी पे अगर अल्फ़ा बाउंडेड है तो ए बी के जितने भी सब इंटरवल होंगे उन तमाम पे भी अल्फ़ा जो है वो बाउंडेड होगा। यानी कि अगर ए बी पे अल्फ़ा बाउंडेड है तो ए बी के सब इंटरवल पर भी अल्फ़ा बाउंडेड होगा। जब बाउंडेड होता है कोई फंक्शन तो इसका मतलब ये है कि फिर उसके सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर सोच इस तरह भी आ सकती है और आती है। तो अब ज़रा गौर से देखिए कि ये जो है ये हाइट कम है, ये हाइट ज़्यादा है, तो अल्फ़ा i-1 जो है और अल्फ़ा xi जो है ये इंक्रीज़ है, ये ज़्यादा है। तो इसमें से जब इसे निकालेंगे यानी कि ये वाली जो हाइट है लेस देन और इक्वल टू, जब हम यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा xi यानी मैक्सिमम से जब मिनिमम माइनस की जाएगी तो आंसर या तो ज़ीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो ग्राफिकली ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है और ये सारी बातें आगे डेफिनेशन में इस्तेमाल होंगी और ये ग्राफ की तस्वीर जो है ये आपके जहन में रहनी चाहिए और आगे इसको फिर हम देखते हैं ये क्या है। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ बात करते हैं कि लेट अल्फ़ा बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। तो अल्फ़ा का अब आपको ख्याल समझ में आ गया होगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। इसको हमें दोनों में से किस बात को मलहूज़ खातिर रखें, इन दोनों में से कोई भी बात हो
तो कोई बात नहीं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कैसा होता है, किस तरह का होता है। तो फंक्शन अल्फ़ा जो है उसका कंटिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो, मोनोटोनिकली फिर भी होता है। अल्फ़ा में भी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन सिंस अल्फ़ा ए एंड अल्फ़ा बी फाइनाइट। ग्राफ से नज़र आ रहा है। सो अल्फ़ा इज़ बाउंडेड। ये आप ग्राफ को ध्यान में रखिए तो ये बात आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। Corresponding to a partition B of AB, we write alpha I delta alpha I is equal to alpha xi minus alpha xi minus 1। तो ये डिफरेंस जो है वो कैसा है, ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0 है। लेट f be a bounded real valued function defined on AB, we write चूँकि f भी बाउंडेड है तो फिर अगर बाउंडेड है तो फिर सुप्रीमम और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेंगे। तो एम आई को हमने फर्ज कर लिया है कि एफ़ का वो सुप्रीमम है। और एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई जो है ये जो है इनके ऊपर जो एफ ऑफ एक्स की सबसे इंतहाई कीमत होगी, सबसे जो बड़ी कीमत होगी इस इंटरवल में रहते हुए, जो ग्राफ पे सबसे बड़ी कीमत इसकी होगी वो सुप्रीमम होगी। मैक्सिमम वैल्यू जो एफ ऑफ एक्स होगी विद इन दिस इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एंड एक्स आई, इस इंटरवल में रहते हुए जो एफ एक्स की सबसे बड़ी कीमत होगी उसे हम सुप्रीमम कहेंगे और उसे हम एम आई से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरीके से ये बात को ज़रा नीचे आप देखते हैं, उल्ट कर दें कि एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई के इंटरवल में एफ एक्स की सबसे जो छोटी कीमत होगी, जो लीस्ट वैल्यू होगी, जो लीस्ट हाइट होगी, उसको हम इन्फीमम कहेंगे और उसे हम एम आई से ज़ाहिर कर देंगे। ये एम आई और स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई की आमद जो है वो कहाँ से हुई है, बाउंडेड की लफ्ज़ से हुई। फिर ये सुप्रीमम और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करते हैं। वही डिफाइन अपर एंड लोअर रिमार्क्स टेल सम। अब हम सम की बात करते हैं। तो जब हम छोटे छोटे इंटरवल जो होते हैं एक्स आई, एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3, एक्स 4 अप टू एक्स एन, ये ए बी के जो इंटरवल है ए बी, ये जो इंटरवल है ए बी, इसके जो सब इंटरवल होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो डेल्टा अल्फा आई होगी और उनमें से जो हर इंटरवल की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो एम आई होगी। सबको जब ऐड किया जाएगा तो फिर हम सिग्मा अप्लाई करेंगे। उन तमाम को जब हम ऐड करेंगे तो फिर हम उसे इस नोटेशन से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरीके से ये और ये जो है ये विड्थ है और ये जो है हाइट है। तो ये एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनता है। सब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जितने भी बनेंगे उनको ऐड करेंगे तो हम कहेंगे अपर सम। तो अपर सम जो होगा रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल का, और इसी तरीके से लोअर सम जो है वो भी हम इन्हीं लफ्ज़ों को अपोजिट कर दें। मिनिमम हाइट जो होगी उसको हम लोअर सम का नाम दे देंगे। अब आगे चलती हैं बात को लेके, वो है अपर रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल। अब वो जो आपके पास अपर सम था, ये वाला जो है P इज पार्टीशन ओवर द ए बी, इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो ए बी है उसके जो पार्ट्स किए गए हैं, जो उसके जो टुकड़े किए गए हैं वो पार्टीशन कहलाती है। और वो टुकड़े तो हर मोड़ पे हर जगह बदल बदल के इसके किए जा सकते हैं। तो फिर ये अपर सम भी बदल बदल के आ सकता है। तो इसकी तब्दीली पी पार्टीशन की तब्दीली पे डिपेंड करती है ओवर द ए बी। पार्टीशन ओवर द ए बी का मतलब ये है कि ये अपर सम जो है वो डिपेंड्स ऑन पार्टीशन ऑफ ए बी है। ये बदलती रहेगी पार्टीशन, ये बदलता रहेगा। और उसमें जो सबसे उसका जब हम इन्फीमम ले लेंगे, अपर सम का जो इन्फीमम ले लेंगे, लीस्ट वैल्यू अपर सम की ले लेंगे, इसके बदलते रहने से अपर सम भी बदल बदल के आएंगे और उनमें से जो सबसे कम होगा उसको जब ले लेंगे तो फिर हम उसको ज़ाहिर कुछ इस अंदाज से करेंगे। और इस अंदाज में से कभी तो पीछे एक्स दिखाया, कभी एक्स को छोड़ दिया है, तो अपर सम में से कम अपर सम लेना और फिर उसको इससे ज़ाहिर कर दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है अपर रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल। इसी तरीके से हम जब लोअर सम में से सबसे बड़ा सम ले लेंगे, अपर सम का सबसे छोटा सम, और लोअर सम में सबसे बड़ा सम लेंगे, और नोटेशन हम ये देंगे, ये बार कभी ए के नीचे भी आ सकती है और ए के ऊपर भी आई है, लेकिन लोअर लिमिट पे है ये तो ठीक है। तो एक्स और एक्स यह स्किप किया गया। तो लोअर सम का जो सुप्रीमम होता है, यानी लोअर सम में से जो सबसे बड़ा होता है उसको लोअर रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल कहते हैं। और उसके बाद जो अपर में से सबसे छोटा होता है उसे अपर रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल। ये नोटेशन सारी याद आपने करनी है। अब अपर और लोअर इंटीग्रल जो है वो अगर एक जैसे आ जाएं तो फिर हम
نوٹیشن جو ہے اپر اور لوور کی یہ ساری اسکپ کر کے صرف اے بی ایف ڈی الفا لکھتے ہیں. جیسے کہتے ہیں ریمان اسٹیلزس انٹیگرل. جو ریمان اسٹیلزس انٹیگرل ہوگا اوبویسلی وہ اپر اور لوور ہوگا تو یہ ہوگا. اس بات پہ خیال رکھنا ہے کہ جو اپر اور لوور دونوں ہو گئے، دونوں آنسر برابر ہوں گے، دونوں سیم ہوں گے، تو پھر یہ آتا ہے. تو جو یہ ہوگا اوبویسلی پس آنے اس کے یہ دونوں انڈرسٹوڈ ہوں گے. یہ کہانی اس کے اندر انڈرسٹوڈ پائی جائے گی. اور پھر ہم اس بات کو کچھ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یہ قصہ مختصر اس بات کو نوٹیشنل اس بات کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نوٹ الفا ایکس ایکول ٹو ایکس. اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہاں پہ ہم نے ذرا پیچھے جاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے یہ جو اسٹڈی کی ہے اس کی ریمان اسٹیلزس انٹیگرل، اس سے پیچھے ایک ٹاپک ہے ریمان انٹیگرل. ریمان انٹیگرل میں اور اسٹیلزس انٹیگرل میں کیا ڈسٹینس ہے، کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے، کیا ڈسٹنکشن ہے. ریمان اسٹیلزس انٹیگرل میں الفا ہوتا ہے اور ریمان انٹیگرل میں الفا نہیں ہوتا. ریمان انٹیگرل میں فنکشن ایف اور پارٹیشن آف اے بی پی وہ تو ہے، الفا نہیں ہے. ریمان اسٹیلزس انٹیگرل میں الفا بھی ہے، یعنی کہ پی ایف ریمان انٹیگرل میں، پی ایف الفا ریمان اسٹیلزس انٹیگرل میں. تو دونوں میں ایک فنکشن کا فرق ہے، دونوں میں ایک فنکشن کا فرق ہے. ریمان اسٹیلزس انٹیگرل میں دو فنکشن ہے، ایف بھی ہے اور الفا بھی ہے اور پارٹیشن پی بھی ہے. پارٹیشن پی فنکشن نہیں ہے، لیکن پارٹیشن پی اور ایف ریمان انٹیگرل میں ہے. ریمان انٹیگرل میں الفا نہیں ہے. ریمان اسٹیلزس انٹیگرل میں الفا بھی ہے. ریمان اسٹیلزس انٹیگرل آپ کی آؤٹ لائن کا حصہ ہے، ریمان انٹیگرل آپ کی آؤٹ لائن کا حصہ نہیں ہے. مگر ریمان انٹیگرل اسٹیلزس انٹیگرل جو ہے ریمان اسٹیلزس انٹیگرل کا حصہ ہے. تو ریمان انٹیگرل کو جب جنرلائز کیا جاتا ہے، ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، تو پھر ہم ریمان اسٹیلزس انٹیگرل میں پہنچتے ہیں. یعنی کہ ریمان اسٹیلزس انٹیگرل از دا موڈیفائڈ فارم آف ریمان انٹیگرل. اس بات کا بھی خیال رکھیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. کچھ ڈیفینیشن چل رہی ہے ہماری. تو ریمان اسٹیلزس انٹیگرل جب کہا جائے گا تو یہ کہا جائے، یہ سوچا جائے کہ کیا یہ اپر بھی ہے، کیا یہ لوور بھی ہے. تو یہ بیوقوفی ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ لوور اور اپر ہے تو اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو ہم نوٹ میں پہلا نوٹ پڑھ رہے تھے الفا ایکس از اکول ٹو ایکس. جب ایکس پہ آ جائیں گے تو ہم ریمان انٹیگرل پہ آ جائیں گے. جب الفا ایکس پہ آئیں گے تو ریمان اسٹیلزس انٹیگرل پہ آ جائیں گے. تو لیکن جب ابھی الفا ایکس از اکول ٹو ایکس برابر آ جائیں گے تو پھر ریمان اسٹیلزس انٹیگرل اور ریمان انٹیگرل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، سیم ہو جائیں گے. الفا از دا مونوٹونکلی انکریزنگ فنکشن ریگارڈلیس اٹ از کنٹینیوس اور ڈسکنٹینیوس فنکشن. اس کی کوئی ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الفا کنٹینیوس ہے کہ ڈسکنٹینیوس ہے. ہمیں اتنا یہ پتہ ہونا چاہیے، اتنا پتہ کرنا ہے، اتنا سوچنا ہے کہ یہ مونوٹونکلی انکریزنگ ہے کہ نہیں. وہ گراف سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگر وہ کنٹینیوس ہوگا تو پھر مونوٹونکلی انکریزنگ کیسے ہوگا، اور وہ اگر ڈسکنٹینیوس ہوگا تو پھر مونوٹونکلی انکریزنگ کس طرح ہوگا. چلیں ریفائنمنٹ آف پارٹیشن، اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. ریفائنمنٹ آف پارٹیشن جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے. تو اس میں ذرا لیٹ اے بی اے گیون انٹرول پی اینڈ پی اسٹار بی ٹو پارٹیشنس آف اے کاما بی. پی اسٹار از کالڈ دا ریفائنمنٹ آف پی if P contained in P star or P contains P. یعنی P star سپر ہونا چاہیے. P star کی پارٹیشن جو ہے، P اور پارٹیشن دونوں میں کیا فرق ہے. اے بی کی پارٹیشن ہے دونوں، P star بھی اور P بھی. اگر P اے بی جو ہے اس کی جو پارٹیشن P ہے اس کے ہم نے پارٹس میں اگر ہم نے 10 ٹکڑے رکھے ہیں تو P star میں 11 ہونے چاہیے، کم سے کم ایک زیادہ ہونا چاہیے. یعنی کہ پی اسٹار جو ہے اس میں اے بی کے ٹکڑے جو ہیں وہ پی پارٹیشن میں جتنے بھی ٹکڑے اس سے کم ایک تو زیادہ ہونا چاہیے. پی اسٹار کو سپر ہونا چاہیے. پی اسٹار میں پارٹس زیادہ ہونے چاہیے اے بی کے. تو پھر ہم کہیں گے یہ پی جو ہے وہ پی اسٹار جو ہے وہ کنٹینس بھی. اس کے اندر ایک اور خاص بات ہے کہ پی اور پی اسٹار دونوں ہی پارٹیشن ہیں. تو ایسے پارٹیشن نہ ہو کہ دونوں میں کچھ مشترک ہی نہ ہو، دونوں میں کچھ ایک جیسا ہی نہ ہو. پھر یہ کنٹینٹ اور یہ کنٹینس والی تو سوچ ختم ہو جائے گی.
पी स्टार में पी के सारे पार्ट्स होने चाहिए, जो ए पी पार्टीशन है ए बी की, ए बी इंटरवल की पी जो पार्टीशन है उसके पी स्टार में वो पी वाले सारे पार्ट्स होने चाहिए और एक कम से कम एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ये नहीं है कि वो पी स्टार कोई और पार्ट्स रखती हो और पी कोई और पार्ट्स रखती हो, तो वो कंटेनिंग और कंटेन्स की सोच तो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। पी स्टार के लिए दो बातें हैं कि वो पी वाले पार्ट्स भी अपने अंदर रखे और एक एक्स्ट्रा भी रखे, फिर हम कह सकेंगे कि पी स्टार जो है रिफाइनमेंट ऑफ पी है, कि पी के भी पार्ट्स है और पी के से भी कम से कम एक ज़्यादा है, कम से कम एक ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं एक से। मेरा ख्याल है कि ये बात आप समझ आ चुकी होगी आपको। आगे आती है कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट कहते हैं दो पार्टीशंस के यूनियन को, बस इतनी बात याद रखनी है। कॉमन रिफाइनमेंट क्या है? दो पार्टीशंस के यूनियन वाली जो पार्टीशन होगी उसको कहा जाएगा कॉमन रिफाइनमेंट। नेक्स्ट थ्योरम पे आए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द रीमान-स्टेल्ज़ इंटीग्रल। ये फर्स्ट थ्योरम है और बहुत अहम थ्योरम है, तो पेपर के नुक्ता नज़र से काफ़ी अच्छा है और समझने में बहुत आसान है। अगर ये सुनते वक्त बातें याद रह गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर ये खुद भी आप हल कर सकते हैं। अगर ये पेपर में आया तो इसी तरीके से आएगा, यही स्टेटमेंट लिखी होगी तो फिर यही तस्वीर आपके जहन में आनी चाहिए, और यही तस्वीर के बाद आपको आवाज़ जो सुनाई दे रही है ये आवाज़ आपके जहन में भी गर्दिश करनी चाहिए। चलिए देखते हैं ये बात क्या है और इसको हम किस तरह प्रूफ करेंगे। लेट पी स्टार बी द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ पी ऑफ ए बी। देन अब एक पार्टीशन है पी और एक है रिफाइनमेंट है पी की, और उसके साथ लोअर सम जो है दोनों के, और दोनों के अपर सम जो है उनके कंपैरेटिवली स्टडी हम तो कर रहे हैं, लेस देन या ग्रेटर देन की सोच आ रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पी स्टार का जो लोअर सम होता है वो कहा गया है कि ग्रेटर होता है पी के लोअर सम से, और इसी तरीके से इस बात को भी लिया गया है। तो हम पहले इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो हम डेफिनेशन के मुताबिक ए बी इंटरवल की एक पार्टीशन डेवलप करते हैं, और पी स्टार की डेफिनेशन के मुताबिक इसको भी हम डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें ये एक्स स्टार जो है वो पी के पार्ट्स जो बने हुए हैं ए बी के, उनमें से ये एक एक्स्ट्रा है। इसकी वजह से, इस एक्स्ट्रा की वजह से पी स्टार रिफाइनमेंट ऑफ पी है। ठीक होगी बात? बी द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ पी ऑफ दिस। पार्टीशन ऑफ पी ऑफ दिस, पार्टीशन पी किसकी है? इसकी है। ये रिफाइनमेंट किसकी है? पी की है। पी का है पार्टीशन, पार्टीशन किसकी? ए बी के। आगे इसके इंटरवल बनाए गए, इसकी इंटरवल बनाए गए, इसी के अंदर इसके भी आ जाते हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट इसके अंदर मौजूद हैं। बी ए सब इंटरवल ऑफ ए बी की ये सब इंटरवल है तो सारी पार्टीशन ए बी इंटरवल की है। एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन ईच अबव सब इंटरवल। बड़ी कारआमद बात है, बड़ी अहम बात है कि ए बी के सब इंटरवल के ऊपर ये बाउंडेड है। ये कैसे हो सकता है? तो आगे भी कॉज में लिखा होगा कि अगर ए बी पे ये बाउंडेड है तो ए बी के हर सब इंटरवल पे भी ये बाउंडेड है। अगर ए बी पे ये बाउंडेड है तो फिर ए बी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके सब इंटरवल के ऊपर ये बाउंडेड है, तो फिर वे सब इंटरवल के लिए भी सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात नीचे आ चुकी है कि ड्यू टू बाउंडेडनेस ऑफ एफ ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सो सब इंटरवल पे बाउंड होना, होल इंटरवल पे बाउंडेड होने की वजह से, बाउंडेड होने की वजह से सुप्रीमम इन्फीमम की एग्जिस्टेंस होती है। अब W को हमने फ़र्ज़ कर लिया, W1 को, कि वो इन्फीमम है एफ ऑफ एक्स का। इस इंटरवल में जब हम वो एफ ऑफ एक्स की हाइट बनाते जाएंगे और उसमें जो कम तरीन इस इंटरवल में हाइट होगी उसे हम कहेंगे इन्फीमम और उसे ज़ाहिर करेंगे W1 से। इसी तरीके से इस इंटरवल में xi-1 यानी यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल, फिर यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक इंटरवल। इस बात का ख्याल है 1 2 3 W1 W2 Mi, ये Mi है, बस इस बात का ख्याल है। ठीक होगी बात? अब
یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے ہمیشہ، یہ جو ہے کہ یہ جو ایم آئی ہے ان دونوں سے یہ کم ہو، یہ جو لمبائی ہے تو یہ ساری ہائٹ ہے نا ورٹیکل، یہ جو ہے یہ والی یہ ان دونوں سے کم ہے، اور اگر ان دونوں سے کم ہے تو پھر یہ سب سے کم ہے، یہ بڑی ہے یہ کم ہے، یہ کہا نا یہ بڑی ہے، W1 بڑی ہے، W2 بھی بڑی ہے ایم آئی سے، یا کہہ دو کہ ایم آئی ان دونوں سے چھوٹی ہے، تو بات ایک ہے۔ یہ والی جو بات ہے اس نے بہت سپورٹ کرنی ہے آپ کو، اس کو پروف کرتے وقت یہی بات، یہ جو بات ہے یہ الٹ کر دی جائے گی بی پارٹ کے لیے، یہ کیپٹل کر دیے جائیں گے اور یہ سائن لیس کر دیے جائیں گے، تو ہم اس منزل تک بھی آسانی سے پہنچیں۔ تو یہ ایک کی پوائنٹ ہے، یہ والا جو ہے یہ جو ہے کی پوائنٹ ہے۔ گرافیکلی اس کو ظاہر کریں یا نہ کریں، ویسے ذہن نشین کر لیں کہ ایم آئی کے علاوہ جتنے بھی ہیں ایم آئی ان سے چھوٹا ہے، باقی جتنے بھی ہیں سب بڑے ہیں، تو ہم نے صرف دو یہاں پہ ڈسکس کیے۔ تو یہاں پہ یہ حوالہ دیا ہوا ہے، کیپ ان مائنڈ ایم آئی از آلویز لیس دین W1 W2۔ نیکسٹ، اب ہم نے کیا کہ ہم نے اس کے جو تھا پروف جو تھا جس سے کرنا تھا، اس کو ہم نے اس سائڈ پہ شفٹ کر دیا اور یہاں پہ ایکول ٹو لگا کے حل کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح حل کریں گے کہ رائٹ سائڈ کا اینڈ جو ہے وہ گریٹر دین 0 آ جائے، گریٹر دین اور ایکول ٹو 0 آ جائے، تو پھر ہم اس کو جو ادھر مائنس کر کے بھیجا وہ اس کو ادھر شفٹ کر دیا، یہی بس دیکھنا۔ اب ہم نے فرسٹ پراپرٹی کو لیفٹ سائڈ پہ کر دیا، جو اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پیس تھا وہ ہم نے لیفٹ پہ کر مائنس کر دیا۔ اب اس کی جو قیمت لگائی ہے اس پہ ذرا غور کرنا ہے، W1 کے لیے یہی انٹرول لکھا ہوا ہے، اس میں سے اسے نکالنا، نیکسٹ میں سے پہلے والے کو نکالنا ہے، ڈفرینس لیتے وقت اسٹار والے میں سے یہ مائنس کر دیا، پلس W2 جو ہے اس میں بھی نیکسٹ میں سے یہ نکالنا، یہی ترتیب رکھی، پھر دوسرے سے پہلے کو نکالنا، یہاں بھی یہ بھی ترتیب رکھی۔ یہ آپ دوسرا اسٹیپ کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے میں کیا کریں گے، ایکس اسٹار جو ہے اس کو پلس مائنس کیا ایم آئی میں، یہ بات خاص خیال ہے، نوٹ دس اسٹیپ، یعنی کہ سیکنڈ ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں، اسی ٹائم بھی آپ کر لیں۔ ایلف ایکس اسٹار اور مائنس ایلف ایکس اسٹار، اس کو ہم نے یہاں پہ پلس مائنس کیا ہے، اور بڑی انجوائے کرنے والی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ تو یہ اس لیے تو میں نے ڈارک کیا ویسے، تاکہ یہ نوٹ کیا جائے کہ یہ ڈفرینس اسی کا حل تھا، اس سے ہم نے پرسنلی اپنی طرف سے پلس مائنس کیا، یہاں پہ پلس ون کو پہلے لکھا ہے، اس کو بعد میں لکھا، اس کو پھر لکھا۔ یہ ترتیب بھی بہت اہم ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ یہاں سے ہم نے گیس کی ہے، یہ والی ترتیب جو ہے اس کو لینا ہے، اور یہ والی ترتیب اس کو لینا ہے، یعنی یہ والا جو ہے اس سے پہلے یہ آنا چاہیے، یہ آ چکا ہے، بعد میں یہ آنا چاہیے، اسی طریقے سے اس میں یہ ہے اور اسٹار والا بعد میں ہے، تو یہ اب ذرا اس کا کیا فائدہ ہے، فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس کو مائنس ایم آئی کو اس کے ساتھ لکھو گے تو وہ یہ دونوں ہو گے اور یہ ہوگا، پھر یہ مائنس ہو جائے گا اور یہ دونوں ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ یہ جو ہے اور ایم آئی جو ہے دونوں کو لکھا اور اس کو کامن لے لیا، یہ والا پیس کامن لے لیا، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی یہ کامن لے لیا، پھر اس کو لکھا اور مائنس ایم آئی لکھا، پھر اس پیس کو کامن لے لیا، یہ جو ہے یہ والا یہ کامن لے لیا۔ اب آپ پیچھے ذرا غور کریں، پچھلے پیج پہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ادھر لے جاؤ، W1 مائنس ایم آئی گریٹر دین اکول ٹو 0 ہوگا، W2 مائنس ایم آئی یہ بھی گریٹر دین اکول ٹو 0 ہوگا، یہ کام آ رہی ہے۔ اب یہ کانسیپٹ آگے یہاں کام آ رہا ہے، وہ یہاں پہ ہم نے ریپیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے ڈفرینس کو یوں لکھا، ان کے ڈارک کیا ہوا، بولڈ کیا ہوا، اور یہ جو سارے ڈفرینس ہیں وہ گریٹر دین اکول ٹو 0 ہیں، اور یہ بھی گریٹر دین اور اکول ٹو 0 ہیں۔ اس وجہ سے یہ ساری کی ساری سائٹ گریٹر دین اکول ٹو 0 ہے، اور اس کو جب لکھنا تو سامنے یہ فلاسفی ضرور دینی ہے، یہ ایکویلٹی سے آپ اس سائن پہ آئے، کیوں آئے، اس کو سامنے اس وقت لکھنا ہے جب یہ چینج آئے گا۔ اب اس سائڈ کو اس سائڈ پہ شفٹ کر دیں، تو
तो फर्स्ट जो रिज़ल्ट था वो आपका साबित हो चुका है। अब नेक्स्ट रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट रिज़ल्ट की तरफ जब जा रहे हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि ये वाला जो रिज़ल्ट है ये उसी तरीके से ही है। उधर इन्फीमम था, यहाँ पे सुप्रीमम है, वहाँ पे स्मॉल w स्मॉल m थे, यहाँ पे कैपिटल कर दिए। इंटरवल का स्टाइल वही है, डिफरेंस का स्टाइल भी वही रहेगा, ठीक है। ये सारा माहौल वही है, नो चेंज। लेकिन यहाँ पे चेंज है, उस सोच की उल्ट कर देना, वो जो सोच है उसको अपोजिट कर दिया। यहाँ ग्रेटर देन का साइन था, यहाँ पे लेस देन का साइन है। ये और एक अच्छी बात आपको बताने लगे हैं जो की पॉइंट है कि जो प्रूफ करना है उसमें जो साइन है वो आपने इन दोनों के दरमियान में दे देना है। प्रीवियस केस में भी ऐसे ही है कि जिसे प्रूफ करना है ये वाला जो साइन है वो साइन आप इधर दे दें, लेकिन बात का ख्याल रहे कि ये पी स्टार दोनों में पहले हो, ये इस साइड पे ना लिखा हो पी स्टार दोनों में पहले हो और ग्रेटर का साइन हो और लेस का साइन हो, वही आपने फिर इन दोनों में दे देना है इधर। यानी समझो कि ये वाला साइन यहाँ से देखा और यहाँ रख दिया, इसी तरीके से ये वाला साइन यहाँ से देखा और यहाँ रख दिया, और फिर वही रवैया पुराना, वही तरीका। मेरा ख्याल है कि आप ये थ्योरम आसान हो चुका है। मेरा ख्याल है कि आप इस थ्योरम को आप इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।